लॉ में पढ़ना था ना। लाइव कर दिया। निराला सर से बात कर लो, बोलना आज क्लास लेके बोले हैं सर, नए वाले बैच को 9 बजे तक ही क्लास चलेगा, उसको छोड़ देंगे, ठीक। हेलो। हम चला कल आपको फ्लेमिंग के लॉ के बारे में बताए थे, याद है? अंगूठा बल या गति की दिशा को दर्शाता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, मध्यमा ईएमएफ या विद्युत धारा को। सही है ना? कहते हैं फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। बाम मतलब चला लेफ्ट ना, तो लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए कहता है इसके अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए तो अंगूठा लगने वाले बल को दिखाएगा, मध्यमा विद्युत धारा को दिखाएगा तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता। सही है? चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल की दिशा बाएं हाथ के नियम से दर्शाई जाती है, यानी बल की दिशा नहीं से दर्शाया जाता है, और धारा की दिशा दाएं हाथ के नियम, क्योंकि जनरेटर धारा न देता है। अब फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है वो ये है, कहता है यदि दाएं हाथ के प्रथम दो उंगली ये तथा अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए ऐसे इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा चालक की गति की दिशा, अंगूठा किसकी दिशा, गति या बल एक के बात ना है, चालक की गति की दिशा एवं पहली पहली मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है, तो दूसरी यानी बीच की उंगली उस चालक में प्रेरित विभव बल की दिशा यानी धारा की दिशा को इंगित करेगा। बोलन रे, नहीं समझा? नहीं, दोनों में डिफरेंस है। आप कहिएगा तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वो दोनों में डिफरेंस ये है कि ये मोटर के लिए है, ये कहता है ई दोनों होगा ना तो बल लगेगा, ई कहता है ना कि ई दोनों होगा ना, ई दोनों होगा ना तो धारा उत्पन्न होगा। दोनों में डिफरेंस है। लेफ्ट हैंड रूल बल के लिए होता है, और राइट हैंड रूल धारा के लिए। तो कहता है ई कहता है ना मोटर वाला कि ई दोनों होगा ना तो ई होगा, बल होगा, और ई कहता है ना कि ई दोनों होगा ना तो धारा होगा। बुझाया? नहीं, दोनों में डिफरेंस है ना। हम हैं तो ये है, ये है तो वो है, यहां ये मामला है। कहता है अगर ये दोनों रहेगा तो ये रहेगा, और अगर ये दोनों रहेगा तो ये रहेगा। यही डिफरेंस है दोनों। ठीक है? अब आते हैं, चला फेराडे का लॉ तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा। फेराडे क्या कहता है? जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है या विद्युत धारा उत्पन्न होता है। दूसरा लॉ क्या था? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ई, पढ़े थे ना हम लोग। ई बराबर कौन है रे? कौन लड़का है? तनी खड़े हो जाओ। काहे तुम उसको डराता धमकाता है? वो स्टूडेंटे है। ई लोग का चलक काम है कार्ड चेक करना। इसके अलावे तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो बताओ, बताओ, अभी 100 जूता मार के हटा देंगे। ये या इससे नीचे जो है? अच्छा, और किसी से नीचे का स्टाफ बदतमीजी किया है? सुन लिया?
अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर रहा है? हाथ खड़े करो। नहीं करता है? तब आप सर कोचिंग गिवे नहीं किए हैं कहीं? ये लड़का लड़ता है, काहे ऐसे कर रहे हैं आप? बैठिए, ये सब काम नहीं कीजिए, ठीक ना? अब चला, आप कोचिंग जाइएगा ना तो पता चलेगा स्टाफ कैसे बिहेव करता है, ठीक ना? धक्का दे देता है। मेरे यहाँ तो ये सब काम कर देगा तो उस दिन खून पी जाएंगे। जिस दिन बच्चा कोई धक्का दे देगा या कुछ हो, ये वो कंप्लेन आ जाएगा तो उस दिन भगा देंगे। और ये लोग भी चला छात्र ही हैं, करते हैं तो गलत करते हैं, क्योंकि ये भी छात्र हैं तो इनको खुद भी समझना चाहिए। हम इनको बोले हुए हैं कि जो बच्चा अगर कार्ड नहीं दिखा रहा है, नहीं है, तो उनको वहां से बोलिए अलाउ करवा के आएगा। उसका सिर्फ दंड ये है कि उसको वहां से वहां पैदल चल के जाना है, ठीक है? अगर कोई बच्चा ड्यूज नहीं पे कर पा रहा है तब आप उसको फिर भी उसको बोलिए ड्यूज एक्सटेंड करवाने के लिए, और वहां हम बोले हुए हैं कि ड्यूज डेट एक बार बढ़ा देना है। फिर दोबारा आएगा उस ड्यूज डेट जो बढ़ा के मिलेगा उसको, 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना का, फिर बढ़ा दो एक बार और तब दोबारा नहीं अगर मानता है, नहीं दे पाता है, तब मेरे पास भेजो। तो हम उससे पूछेंगे क्या तुम दे पाओगे, क्यों नहीं दे पाओगे? क्योंकि चला हमारा तो सवाल पूछना जायज है, क्यों नहीं दे पाओगे? अगर वो हमको सेटिस्फाई करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो क्लास रोक देना है। यही रूल है। रूल एकदम वेरी क्लियर है कि अगर कोई बच्चा या तो नहीं दे पा रहा है तो वो अपना सेटिस्फेक्शन हमको दे कि हाँ हम इस कारण से आपको फीस नहीं दे पा रहे हैं। वो ये भी बोला हुआ है कि अगर किसी के पास 5,000 ड्यूज है तो अगर वो 2,000 दे पा रहा है तो उसका 2,000 लेके फिर 1 महीना का टाइम दे दो, फिर वो अरेंज करके पैसा दे देगा। ये नहीं कि 5,000 ड्यूज है तो एक के बार में दे देना। अब ये क्या करें बता? हमसे जितना होगा वही ना करेंगे। चला, अब तुम जो हमको पैसा देता है, चला उससे हम 10 महीना तक रेंट चलाते हैं। तुम तो एक बार पैसा देके निश्चिंत हो गया। अब तू जिस रूम में बैठता है 5 घंटा, उस रूम का रेंट हम 10 महीने तक चलाते हैं। वो तुम्हारे लिए स्टाफ 10 महीने तक अरेंज करते हैं, तुम्हारे लिए लाइट, बिजली, और 10 महीने तक रेगुलर 5 घंटा डेली टीचर अरेंज करते हैं। उसी का ना पैसा लेते हैं हम। पानियों अरेंजमेंट करते हैं चला, तो उसमें भी 2,000-3,000 हर महीना जाता है। साफ सफाई में 5,000 रुपया महीना जाता है। तो हर चीज अरेंज करते करते जो बाद में बचता है वो मेरा पैसा होता है। हम चला ऐसा थोड़े है कि तुमसे एक बार पैसा ले लिए, यहाँ सिनेमा चल रहा है, सिनेमा दिखा के तोरा भेज दिए। तुम सोचो 5 घंटा टीचर को मैनेज करके और अच्छे अच्छे टीचरों को मैनेज करके रखना, इट्स टू टफ वर्क। ना तो कौन कब छोड़ के भाग जाएगा चला कहना मुश्किल। टीचर न है, कब थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिलेगा वो दूसरे जगह चल जाएगा। तो मेरा तो प्रॉमिस ब्रेक कर जाएगा ना। थोड़ा सा हम बदतमीजी कर देंगे, टीचर भाग जाएगा। इसलिए तुम हम बार बार कहते हैं चलो हम एक एक चीज सोच समझ के चलते। मेरे कैबिन में आना, कभी एगो बड़ा एगो छोटा कुर्सी नहीं मिलेगा तुमको कि एसके झा का है या अन्य टीचर का। हम हर चीज मैनेज करने का आपसे जो पैसा लिए हैं, लास्टली आप सोचिएगा कि क्या ये मेरा पैसा ठग लिए या हमको हमारे लिए कुछ किए भी। इसलिए चला जाओ। और दूसरा, कोई भी स्टाफ बदतमीजी करता है, अगर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट कह देगा, वो स्टाफ नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चा का रहना जरूरी है। और आप उसका काम है कार्ड मांगना। देखिए तो बैच में कहीं जगह है बैठने का, 100 लड़का, 50 को लड़का और आ जाएगा, कहां बैठाएंगे हम? तो चला जी, उसका काम है पैसे कार्ड मांगना। कार्ड मांगता है वो, आपका काम है कार्ड दिखाना। और प्रॉब्लम है तो हमसे मिलिए, उसका हम परमानेंट सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या सॉल्यूशन है उसका? अब तुम समझो, डुप्लीकेट कार्ड मार्केट में छप रहा है, डुप्लीकेट साइन, कार्डे डुप्लीकेट है। कार्ड जो है ना, वो डुप्लीकेट कोई छपवा लिया है और बनवा के मार्केट से भेज रहा है। यही लोग पकड़ा तो मेरे पास आया। तब वो लड़का कहता है कि हाँ सर, मार्केट में बोला कि मात्र 1,000 रुपये में एसके झा का कार्ड बन जाएगा। अब है, अभी तक हमको लगता है 3 से 4 कार्ड। और जब पकड़ के उसको बैठाया तो जब तक हम आते इधर उधर देखा, वो भाग गया, वो लड़का भाग गया। तो चला, ये तक काम तो करना ना पड़ेगा, चेक नहीं करेंगे तो हम बैठाएंगे कहाँ? इसलिए अगर दिक्कत होती है तो हमसे मिलिए ना, हम उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम हैं। हम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर देंगे तब ना आप कहिएगा कि सर आप मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं। और दिक्कत होगा तो हमको बताइए, 4 गो लड़का बता देगा कि वो स्टाफ नहीं है रखने लायक, कॉल हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। हाँ, लेकिन वो अपनी ड्यूटी करेगा। चला, अब तुम सैनिक को कहोगे कि तुम जो है प्यार से बोलो, ये नहीं ना होगा। वो सैनिक है, उसको गेटमैन का काम है, उसको थोड़ा सा सख्ती तो करना ही होगा, नहीं तो कोई कार्डे नहीं लेके आएगा। ठीक है, बाकी दिक्कत होगा तो हम हैं। वो जो डुप्लीकेट कार्ड था नीचे होगा, लेके आना। देखने से चला पता चलता है कि डुप्लीकेट है, लेकिन बड़ा गौर से देखने में पता चलता है। एक पर एक एक्सपर्ट हो गया। बताओ ये कार्ड डुप्लीकेट का क्या मतलब? एक कार्ड डुप्लीकेट 1 टका से 1.5 टका 2 टका लगता है, 1 टका लगेगा छपने में। 14,000 का बैच हो गया। कितना बढ़िया बात है ये। कहते हैं चला कि प्रेरित ईएमएफ सदैव फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। ये लेंज का नियम है। लेंज का नियम आपके सामने है, E - n dφ/dt। इस नियम का प्रयोग प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करें। एक चीज ध्यान रखिएगा, चला लेंज के नियम में विरोध वाला जो शब्द होगा ना, वही उत्तर होगा। कहेगा लेंज के नियमानुसार कौन सा सही है, तो इसको पकड़ने का एक ही तरीका है, विरोध वाला जो शब्द होगा उसको मार दीजिएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब चला आते हैं इलेक्ट्रिकल लोड पे। किस पे आते हैं? इलेक्ट्रिकल लोड क्या है? कहता है प्रतिरोध का मान यदि बढ़ेगा तो लोड का मान क्या होगा? घटेगा। जैसे प्रतिरोध अगर चला बढ़ेगा तो लोड का मान घटेगा, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा भी घटेगा। लोड का मतलब यहां धारा से है। वैसे नया वाला किताब में हम कुछ पॉइंट्स को हटा दिए हैं, नहीं होगा ये पॉइंट, नहीं पॉइंट, लेकिन फिर भी आप सब पढ़ लीजिए, हम पढ़ा देते हैं। कहते हैं प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो लोड का मतलब यहां धारा से है। लोड का मतलब किससे है? तो बताइए, प्रतिरोध बढ़ेगा, धारा क्या होगा? धारा घटेगा, और विद्युत धारा का मान भी क्या होगा? घटेगा। कहते हैं यदि प्रतिरोध घटेगा तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, तो लोड भी बढ़ेगा। लोड का मतलब यहां किससे है? धारा से। प्रतिरोध घटेगा तो धारा बढ़ेगा, धारा बढ़ेगा अर्थात लोड बढ़ेगा, धारा बढ़ेगा अर्थात लोड बढ़ेगा। अब कहता है लघु पथन, शॉर्ट सर्किट। ये चलो, शॉर्ट सर्किट क्या होता है? अगर ये प्रतिरोधी तार है, देखो कार्ड हम फाड़े, ये डुप्लीकेट है। चला, आधा पार्ट है, तुम देखो आधा फुल पेड वगैरह सब बनवा लिया है, मुहर तुहर सब देखो ना। इस साइड मिलाओ ना, तुमको सेम टू सेम दिखेगा। साइन भी मार दिया, साइन में देखो, मेरा साइन भी मार दिया। साइनो चला डुप्लीकेट होता है रे। ऐसा होने लगे तो घोर अनर्थ हो जाएगा। एक जमीन वो लिख देगा, ओकर जमीन वो लिख देगा, एक पैसा अकाउंट से वो निकाल लेगा, ओकर पैसा अकाउंट से वो निकाल ले। ये कितना गलत बात है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? इसको कहते हैं चला प्रतिरोधी तार। प्रतिरोधी तार, और इसको कहते हैं चला प्लेन तार। प्रतिरोधी तार वो तार होता है जिसमें विरोध होता है, प्लेन तार वो तार होता है जिसमें विरोध नहीं होता है। इसका प्रतिरोध नगण्य होता है, पीछे भी हम बताए होंगे आपको। इसका प्रतिरोध क्या होता है? नगण्य होता है। अब चला, कहते हैं ये प्लेन तार है और ये प्रतिरोधी तार है। शॉर्ट सर्किट होने पर प्रतिरोध का मान लगभग कितना हो जाता है? तो इधर से विद्युत धारा जेवे नहीं करेगा, शॉर्ट सर्किट होने पर इधर से जाएगा। तो इस तार का तो प्रतिरोध लगभग शून्य ना है। कहता शॉर्ट सर्किट होने पर प्रतिरोध का मान लगभग शून्य हो जाता है, वोल्टेज का मान भी शून्य हो जाता है, जबकि विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बस इसका काम नहीं है। खुला परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है? तो नहीं होगा। चला, तब V बराबर होता है IR। R बराबर क्या हो जाएगा? V/I। तो ये खुला परिपथ अगर होगा, खुले परिपथ के लिए, खुला परिपथ के लिए चला R बराबर V अब बट्टा 0 हो जाएगा। तो R बराबर एनीथिंग बाय 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। तो खुला परिपथ में प्रतिरोध का मान कितना होगा? अनंत। पूछता है। चला, ये हम छोड़ भी दिए होंगे, शायद होगा भी तुम्हारे में, थर्ड एडिशन में भी होगा ये। V बराबर IR, R बराबर V/I, V/I मतलब V/0 इज इक्वल टू अनंत। खुला परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? शून्य। क्या होता है खुला परिपथ में? लेकिन वोल्टेज का मान शून्य नहीं होता, क्योंकि चला यहां तो बैटरी लगाए हुए हैं, तो वोल्टेज तो कुछ ना कुछ होबे ना करेगा। फिर कहता है खुला परिपथ का प्रतिरोध जो होता है वो चला अनंत होता है। वेरी, यही पूछेगा, ये भी पूछ सकता है।
खुला परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। 1 कूलम बराबर होता है 6.25 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 1 फेराड बराबर होता है चला 96,500 कूलम। ये भी इंपॉर्टेंट है। घर में विद्युत ऊर्जा की माप हम बोले थे सबको गुना करके 1000 से भाग दे देना है। कहते घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप किलोवाट घंटा यानी यूनिट में की जाती है। विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा में बताओ कुल शक्ति गुना कुल समय बटा 1000। आज शक्ति को वोल्टेज इंटू करंट लिख सकते हैं हो, बोलो ने, गुना घंटा बटा 1000। अब यहां आइएगा, कहते एक घर में 220 वोल्ट के 40 वाट, 220 वोल्ट 40 वाट। तो चला देखो, एक फॉर्मूला होता है किलोवाट आवर निकालने का, या तो P इंटू टी बटा 1000, या P को हम क्या लिख सकते हैं? VI, बोलवे नहीं करेगा, VI T बटा 1000। ये फॉर्मूला होता है, या तो P इंटू टी बटा 1000 या VI T बटा 1000। अब तुम देखो कि यहां वोल्टेज भी दिया हुआ है, पावर भी दिया हुआ है, अब बल्ब की संख्या है, इस समय भी दिया हुआ है। तो पहले फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? P इंटू टी की VI T? आई नहीं दिया हुआ है। अरे आई कहां दिया हुआ है? आई दिया हुआ है। तो चला P इंटू टी बटे 1000 लगाना होगा। P का मान कितना है? 40। 40 वाट के 5 बल्ब हैं, तो 40 गुना 5 ना हो जाएगा? बोलो कितना बल्ब? 5 बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन की दर से 30 दिन में, तब टाइम हो गया 5 गुना 30 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना? 1000। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला हो जाएगा, चला 1 मिनट, 40 वाट के 5 बल्ब, तो 40 गुना 5 ही वाट निकल गया। फिर कहते हैं चला 5 घंटे प्रतिदिन 30 दिन तक, तो घंटा हो गया 30 पंचा 150 घंटा ना। अब बटा 1000 कर दिया आंसर। विद्युत परिपथ में निम्न रंगों द्वारा तार को प्रदर्शित किया जाता है। आप देखे होंगे चला, जो वायरिंग होता है उसमें अलग अलग कलर के रंग का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग रंग के तार का प्रयोग किया जाता है। देखे हैं, लाल होगा, ब्लू होगा, काला होगा, देखे हैं। कहता है चला यह नियम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्थानों पर मान्य है। आर बोले तो RYB जो होता है ये फेज के लिए होता है। किसके लिए होता है? रेड, येलो और ब्लू, ये फेज के लिए होता है। ग्रीन किसके लिए? भूसंपर्क बोले तो अर्थ, भूसंपर्क बोले तो अर्थिंग के लिए हम लोग ग्रीन यूज करते हैं। ब्लू या ब्लैक जो है ये न्यूट्रल के लिए। ब्लू या ब्लैक किसके लिए? तो कहता है चला उच्च वोल्टेज। कभी देखे तार जो होता है चला, जो पोल वगैरह पर होता है, आप देखिएगा कि जो ऊपर वाला तार जाता है ना, एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ, 3 गो तार गया, तो ये सबसे ऊपर वाला जो होता है ना अर्थिंग होता है। ऊपर वाला क्या होता है? कहते हैं उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर भूसंपर्कित चालक रहता है, और इसे क्या इसके बाद क्या रहता है? फेज। ये भूसंपर्क यानी अर्थ रहता है, इसके बाद फेज रहता है। ऐसा इसलिए चला कि भूसंपर्क को ऊपर इसलिए रखा जाता है, तड़ित चालक में ये चूंकि अर्थेड होता है, तो तड़ित चालक आएगा तो पहले इसी पर ना आएगा, तो सारा का सारा ड्रॉप हो जाए। बोलन रे, तड़ित से बचाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? भूसंपर्क का अर्थ का उपयोग करते हैं। बोलन रे, कुछ महत्वपूर्ण बातें। किसी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए अधिकतम कितना मिली एम्पियर की विद्युत धारा उपयुक्त है? इससे ज्यादा होगा तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा। कहते हैं मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना ओम? इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट पर 1 यूनिट ऋण आवेश की धन आवेश, आप प्रोटॉन पर 1 यूनिट का धन आवेश। बोलो रे, अगर 2 तार समानांतर में एक ही दिशा में, देखो अगर चला 2 तार है और समानांतर में एक ही दिशा में धारा ले जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। जैसे चला हम जिधर जा रहे हैं उधर आप जाइएगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर हम इधर जा रहे हैं आप इधर जा रहे हैं तो विकर्षित करेंगे। बोलन रे, अब कभी क्वेश्चन पूछता है कि कैसे पहचानेंगे? अगर एगो तार में आपको हम करंट लेके लगा के दे दें और आपको पहचानना हो कि AC है कि DC है, तो कैसे पहचानिएगा? उसको आप पानी में डाल दीजिए, अगर बुलबुला दे दिया तो DC है, अब बुलबुला नहीं दिया तो AC है। तो आपको याद रखने के लिए आप याद रखिए, DC जो है, D में बुलबुला है,
और एसी में बुलबुला नहीं है। डीसी में डी क्या है? बुलबुला है। तो जो बुलबुला देगा वो क्या है? अगर दो तार समानांतर में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो तो एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। जब दो प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ा जाता है, हम बोले थे परिणामी प्रतिरोध का मान निम्न प्रतिरोध से कम होगा कि ज्यादा? अरे चौटाई नहीं बोले थे? ऐसा अगर हम समानांतर में करते हैं, ये 2 ओम है, आई 3 ओम है, तो समतुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा वो 2 × 3 बटा 2 + 3 हो जाएगा, 1.2। तो न्यूनतम से न्यूनतम होगा, नहीं बताए हैं? श्रेणी में महत्तम से महत्तम, वही तो लिखल है। जब दो प्रतिरोधों को समानांतर में जोड़ा जाता है तो परिणामी प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध से कम होता है। निम्न प्रतिरोध 2 ओम है, उससे भी कम होता है। अब फिर कहता है घरों में लगे उपकरण किस क्रम में होते हैं? विद्युत सप्लाई के साथ समानांतर में लगे होते हैं। इसका कारण है समानांतर में वोल्टेज धारा। बहुत बढ़िया। अब यहां से आपका चला क्वेश्चन जारी है, लेकिन कुछ चीजों को हम लोग और देखेंगे। जैसे त्वरित चालक पूछता है, हेडिंग दीजिएगा आप त्वरित चालक। कौन चालक तेरा? त्वरित चालक। हेडिंग दे दिए। त्वरित चालक जो होता है चला, ये कॉपर का बना होता है। कॉपर का बना होता, भू संपर्क ई होता है। एक मिनट होल्ड ऑन। जैसे ये आपका चला घर है, और ये मान लीजिए कि ये किसी का भी घर है, आपका क्यों रहेगा, किसी का भी घर है, उसमें 3 लोग सोए हुए हैं। लेकिन चला जब बिजली चमकती है ना, जब जिसको कहते हैं बादल गरजते हैं, वज्रपात होता है, तो वज्रपात होने पर चला ये आप देखते होंगे बिस्कोमान वगैरह के ऊपर में आप देखिएगा कॉपर का ऐसा टंगा हुआ रहता है, और ये यहां से चला अर्थेड होता है। तो जो भी बिजली का वज्रपात होगा वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। तो जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस पर गिरता है चला, तो सीधे सीधे अर्थ का विभव कितना होता है? 0। हम बोले थे, याद कीजिए, अर्थ का विभव 0 होता है, धारिता अनंत होती है। अब गणना करने पर धारिता कितनी? 711। देखिए जो पढ़ने वाला बच्चा है सबको याद है। पढ़ने वाला बच्चा चला इसे देख लेगा, छप जाता है उसका। 711 माइक्रोफेराड याद है। तो चला जैसे आप इस पर करंट देते हैं, करंट देने के बाद ये सारा का सारा करंट जो है इधर ड्रॉप कर देता है, घर में नहीं आता है। ठीक है। तो त्वरित चालक जो होता है वो भू संपर्कित होता है, मतलब पृथ्वी से संपर्क होता है उसका, भू संपर्कित होता। क्या होता है चला? और ये वज्रपात से बचाता है। ये वज्रपात से बचाता। किससे बचाता है ये चला? वज्रपात से बचाता। जल्दी से लिख लो। हो गया। वज्रपात जो होता है वो त्वरित चालक किसका बना होता है चला? कॉपर का। और ये वज्रपात से क्या करता है? बचाता है। अब चला कभी कभी पूछ देगा अर्थिंग किसका बना होता है? कॉपर का। अर्थिंग किसका बना होता है? कॉपर का। फ्यूज तो हम बोले हैं चला, फ्यूज एक मिनट, एक लाइन लिख लो। अर्थिंग जो है वो कॉपर का बना होता है। अर्थिंग
कॉपर का बना होता है। अर्थिंग किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है। फ्यूज, चला तुम लोग को ट्यूब लिखाए हैं, ट्यूब लिखा दिया ना। फ्यूज जो होता है चला, ये क्या है? ये ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से क्या करता है चला? बचाता है। फ्यूज जानते हो ना? अरे फ्यूज जो लगाते हैं ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से क्या करता है? बचाता है। और यह सीसा और टीन का मिश्रण होता है। सीसा और टीन का मिश्रण होता है। अब बताओ, इस श्रेणी में लगाया जाएगा कि समानांतर में? जितने भी फ्यूज, एमसीबी, स्विच, ये सब श्रेणी में लगाया जाता है। फ्यूज, एमसीबी, स्विच श्रेणी में लगाते हैं। फ्यूज, एमसीबी, स्विच किसमें लगाते हैं? श्रेणी में लगाते हैं। हो गया? फ्यूज, एमसीबी, स्विच किसमें लगाते हैं चला? श्रेणी में लगाते हैं। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है चला मिनिएच्योर सर्किट ब्रेकर। मिनिएच्योर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएच्योर सर्किट ब्रेकर। नहीं, ये तो चला ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। प्रतिरोध और गलनांक की बात यहां नहीं कर सकते। मिनिएच्योर सर्किट ब्रेकर, ये वही बात हो गई कि गाय क्या पत्ता देगी? गाय पत्ता थोड़े देगी, तो कंपैरिजन ही नहीं है, वहां उसका कोई काम नहीं है। एमसीबी क्या है चला? मिनिएच्योर सर्किट ब्रेकर। अब फ्यूज का प्रयोग नहीं होकर के अब किसका प्रयोग होता है? एमसीबी का। किसका प्रयोग होता है? एमसीबी का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एसी की डीसी? ट्रांसफार्मर के साथ कैपेसिटर में एसी डीसी दोनों ना। 2 पॉइंट हम छोड़ दिए थे पीछे, याद है? कहां छोड़े थे? एसी और डीसी की तुलना जहां किए थे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए चला, धारा जो है ना 3 प्रकार का होता है। धारा कितने प्रकार का होता है? एक होता है पीक वैल्यू, यानी महत्तम मान, यानी शिखर मान। महत्तम मान, इसी को हम लोग कहते हैं शिखर मान। और एक होता है चला वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान, जिसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसको कहते हैं आरएमएस मान। और एक होता है चला औसत मान। इतना डीप में जाता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी चला गया तो पढ़ लेते हैं हम लोग। औसत मान,
महत्तम मान हो गया चला, जो पूरे कार्यकाल का महत्तम, पूरे कार्यकाल का महत्तम जो होगा वही महत्तम या शिखर मान होगा। वर्ग माध्य मूल मान होता है, यह ये बताता है कि कोई भी एसी धारा कितने मान वाले डीसी धारा के बराबर है। जैसे अगर 5 एम्पियर का एसी लेंगे तो वो कितने मान वाले डीसी के बराबर है, वो के बताता है, यह बताता है कि कोई एसी धारा कितने मान वाले डीसी के बराबर है, कितने मान वाले डीसी के बराबर है। औसत मान होता है चला एवरेज वैल्यू, पूरे कार्यकाल का औसत मान, पूरे कार्यकाल जो औसत मान होगा, औसत वैल्यू होगा, वही औसत मान कहलाएगा। औसत समझते हैं चला, अभी 2 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर, फिर 7 एम्पियर, तो 2 + 5 + 7/3 कर देंगे। नवका वाला जो फाउंडेशन है ना, उसमें जाके बोल दोगे झा सर अभी आएंगे क्लास लेने, निराला सर को बोल देना। किसी के बैच में कुछ भी खत्म होने वाला है कोई पेपर? किसके बैच में? कितना दिन में? इस सप्ताह में? कोई कहता है 10 दिन, कोई कहता है और ज्योग्राफी किसके बैच में खत्म होना है? किसके बैच में ज्योग्राफी खत्म होना है? मतलब 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हो गया? हुआ? है ना? एकदम आराम से आज लिखिए ना। ये लड़की लोग लिख ली, तुम लोग मर्द है ये नहीं है। लड़की लोग, लड़का लोग इधर देखो सब लिख लिया। हम चल नेक्स्ट पे जाते हैं तो उसके पीछे हम देखते हैं कि कितना बच्चा लिख लिया है। मेरे आगे भी तो बच्चा बैठा है, और तू साफे इंसुलेटर है, बिना खाए पिए आता है क्लास। हम लोग चला भोरे भोर आते हैं तो रोटी भुजिया या कुछ भी तो खा के ही आते हैं। हम तो रात वाला भी खा लेते हैं, रात वाला भी मिला तो दिए 2-3 गो लपेट के। हो गया? अब देखो चला, कहता है चुंबकीय प्रभाव पर आधारित आमीटर या वोल्टमीटर जो होगा वो एसी को नहीं नापता है। अगर एसी नापिएगा इससे तो 0 दिखाएगा, लेकिन डीसी को नापता है। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित आमीटर या वोल्टमीटर डीसी को मापता है, जो इसका कौन मान देता है? वास्तविक मान। लेकिन एक होता है रेड हॉट वायर आमीटर, वो एसी और डीसी दोनों को नापता है और आरएमएस मान देता है। आरएमएस बोले तो रूट मीन स्क्वायर। कहता है एसी को मापने के लिए तप्त तार आमीटर, तप्त तार आमीटर रेड हॉट वायर आमीटर का प्रयोग होता है, और यह इसका कौन मान नापता है? आरएमएस। रेड हॉट वायर आमीटर से डीसी को भी मापा जा सकता है, और ये उसका कौन मान दर्शाता है? वास्तविक।
एक लाइन में समझे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो हम आपको बताए उससे आप एसी नहीं नाप सकते, डीसी नाप सकते हैं। रेड हॉट वायर एमीटर से आप एसी डीसी दोनों नाप सकते। एक लाइन में अगर हम कहें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित जितना भी यंत्र है वो केवल एसी नापेगा। और जो रेड हॉट वायर एमीटर है, ये सब चला हायर स्टडीज में पढ़ना है। रेड हॉट वायर एमीटर जो है ये चला एसी भी नापेगा एंड डीसी भी नापेगा। इसका सार यही है। आमीटर का काम हम बोले थे धारा को नापना, तो रेड हॉट वायर आमीटर है तो रेड हॉट वायर वोल्ट मीटर हो जाएगा अगर वोल्टेज को नापना होगा। मेगर के बारे में चला आपको हम बताए हैं। मेगर क्या ना करता है, उच्च प्रतिरोध नापता है कि निम्न प्रतिरोध? मेगर उच्च प्रतिरोध नापता है, कुचालक का प्रतिरोध नापता है, पृथ्वी का प्रतिरोध नापता है, याद है? अरे बोलो ना रे। डीएसडब्ल्यू क्या करता है? धारिता नापता है। एगो पढ़ाए थे हम आपको डीएसडब्ल्यू एमएचए, याद है? डीएसडब्ल्यू क्या नापता है? धारिता। एमएचए प्रेरकत्व। बोलो ने। अब चला एक होता है प्रेरक, इंडक्टर। प्रेरक बोले तो इंडक्टर। ये क्या होता है? चला जब तार को क्वाइल के रूप में लपेटते हैं, क्वाइल के रूप में लपेटते हैं तो वहां से तुमको दिख रहा है तो कहे, अरे दिख रहा है भाई। तुम अपना से मतलब रखो ना। लोग इससे परेशान है कि दूसरे के साथ क्या समस्या है। हाँ अरे पगला। तुम लोग उधर बैठने कौन बोलता है? बड़ा परेशान है। लो, जब तार को क्वाइल के रूप में लपेटते हैं तो प्रेरक बनता है। तो क्या बनता है? चला प्रेरक। इसका सिंबल है चला ऐसे। अब चला जो जो काम रेजिस्टेंस में करते हैं ना वो काम इसमें भी करते हैं, सेम टू सेम। यह ऊर्जा को संग्रहित करता है। यह ऊर्जा को संग्रहित करता है। यह ऊर्जा को क्या करता है? चला संग्रहित। हो गया? नहीं हुआ? लिखो ना जल्दी। तुम लोग चला, ये स्थिति इसलिए है क्योंकि तुम लोग कलम चलाता नहीं है, इसलिए कलम चलिए नहीं रहा है। हमको लगता है यहां जो लिखता होगा कोचिंग में लिखता होगा, घर जाके ना कोई एक लाइन लिखता होगा। अभी तो तुम्हारी ईमान जाने चला। अब देखो इसका प्रेरकत्व का समूहन जो है, प्रेरक का समूहन ये दो प्रकार का होता है। चला, एक होता है श्रेणी क्रम में और एक होता है किसमें? समानांतर क्रम में। तो सेम टू सेम होता है। जैसे श्रेणी क्रम में ये L1 है, ये L2 है, तो L टोटल जो होगा जैसे रेजिस्टेंस में कैसे होता था? L1 प्लस L2 है। यहां समानांतर में आइएगा, ये L1 ये L2 है, तो 1/L टोटल जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2। तो देखो, तो श्रेणी में ऐसे ही ना करते थे चला, प्रतिरोध में।
निराला सर बोल दिया ना बच्चा लोग को, बैठने बोले हैं ना? ठीक। चला, प्रतिरोध में भी ऐसे ही ना करते थे, L1 प्लस R1 प्लस R2 करते थे। कैपेसिटर में उल्टा होता है। सबसे बड़ा चैप्टर है, चलाइए। हम अपने तरफ से चला कुछ भी बाकी नहीं छोड़ रहे हैं कि तुमको आगे चल के परेशानी हो जाए। हो गया? करे पंजाब तो पंजाबी, लेकिन लग नहीं रहा है। बिहारी है ना? तुम्हारा बिहार से कोई कनेक्शन है ना? तब पंजाबी अलग होता है। तो देखने से ही बिहारी लग रहा है। बिहारी एकदम मासूम दबा दबा रहेगा वो। न रे, सीधा सपट्टा, सीधा सपट्टा नहीं होगा ये, तब तुम कंफ्यूज है। हम बावरे, जे जितना सीधा है उतना टेढ़ है। अरे हो गया। L total is equal to L1 plus L2, 1 by L total is equal to 1 by L1 plus 1 by L2। अरे हुआ। तो चला, ये था आपका बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का अध्याय। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेट। थैंक यू वेरी मच।